हम लोग पिछले 2-3 क्लास से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम हिंदी में तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। लेकिन आपको यह बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके कोर्स का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आपका जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है इसका नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति। हमने आपको 2-3 लेक्चर पहले बताया था कि क्या क्या इस सब्जेक्ट में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, हम इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पढ़ेंगे, हम इसमें डिफरेंट रिजीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी रिजीम ऑथोरिटेरियन रिजीम है, कौन सी रिजीम आपको टोटलिटेरियन रिजीम है, कौन सी रिजीम डेमोक्रेटिक रिजीम है और कैसे इसमें फ़र्क हम महसूस करेंगे। हमने ये भी आपको बताया कि आने वाले दिनों में हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम रूलिंग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके अंदर में एलीट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक थियरी के बारे में बात करेंगे, कम्युनिज्म के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और हम इसमें नेशन स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो पहला सेक्शन है इस पेपर का कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका मेथड क्या है। तो हम अभी पहले यूनिट को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले यूनिट में एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है और मैंने इसका जिक्र पिछले क्लास में किया था कि 1945 यानी 1945 के बाद में दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए। दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगा। पहले यूरोप के ही कुछ मुल्क थे जिनको समझा जाता है कि यहीं पे डेमोक्रेसी आएगी, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उन्हीं देशों के बारे में ज्यादातर अध्ययन होता था। लेकिन 1945 के बाद से 1942 के बाद में जब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उसके बाद से दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव होने शुरू हो गए। बहुत सारे देश जो पहले गुलाम थे, जो पहले कॉलोनी के तौर पर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको स्वाधीनता नहीं मिली हुई थी, उनके राजनीतिक मामलों को कोई और देश चला रहे थे। 1945 के बाद उन देशों में आज़ादी मिली और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश 1945 के बाद से धीरे धीरे आज़ाद होने शुरू हो गए और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे आप देखेंगे तो दुनिया में मुल्कों की तादाद जो यूरोप और पश्चिमी देशों से बाहर हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी और यूरोपियन और पश्चिमी देशों की तादाद कम होने लगी क्योंकि नए नए कंट्री उभर कर सामने आ गए। तो जो पहले का अप्रोच था कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, उस कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अप्रोच को कुछ नए स्कॉलर ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी तुलनात्मक सरकार के दृष्टिकोण से जो हम पढ़ते थे, जो देशों के बारे में जानने की कोशिश करते थे,
ये एक समय के लिए तो कारगर हो सकता था, लेकिन चूंकि दुनिया 1945 के बाद से बदल गई, अब नए नए देशों का उभार हो गया, नए नए देशों में अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम आने लगे और यूरोप से बाहर के देशों में बड़े तेजी से बदलाव हो रहे हैं, डेमोक्रेसी आ रहा है और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल सफरेज यानी सबको मत देने का अधिकार मिल रहा है, पॉलिटिक्स का दायरा बढ़ना शुरू हो गया है, लोग ज्यादा तादाद में पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं और पॉलिटिक्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, उनको समझना और जटिल मामला हो गया है। और अगर हमने सिर्फ यूरोपीय दृष्टिकोण से ही पूरी दुनिया को देखने की कोशिश की तो क्या होगा, हम नए नए देशों के अंदर में जो बदलाव हो रहे हैं उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो पुराना अप्रोच था कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, अब ये बदले हुए परिस्थितियों में चलने के लायक नहीं है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट की जगह अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच की बात होने लगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए आपके कोर्स का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो था ये नजरिया 1945 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन 1945 के बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है ये अप्रोच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और जो नया अप्रोच आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का नहीं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तुलनात्मक राजनीति का दौर आया 1945 के बाद। कंफ्यूज मत होइएगा, 1945 से पहले जो अप्रोच था उसका नाम था तुलनात्मक सरकार, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। 1945 से पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट मेथड और 1945 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो मेथड है, जो अप्रोच है, इसके बारे में जो इसकी वकालत की, जिस व्यक्ति ने सपोर्ट किया, जिस व्यक्ति ने इस मेथड का इस्तेमाल किया, उसका नाम था, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, उनका नाम था ऑलमंड और पॉवेल, है ना। गैब्रियल ऑलमंड एंड पॉवेल, ये दोनों लोग अमेरिका के थे, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और इन्होंने एक किताब लिखी उस जमाने में, कब की बात है, 1966 में, जिसमें उन लोगों ने अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड के बारे में सारी बातों को खोल के बताई और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों पहले का जो मेथड था इसमें कमियां हैं और नए जो मेथड्स हैं उसको हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव गवर्नमेंट? बताइए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हाँ, और उन्होंने 1945 के पहले जो मेथड चलता था उसका क्या नाम था? कंपैरेटिव गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कहा। और ऑलमंड एंड पॉवेल जो हैं वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं या कह रहे हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट अप्रोच को लेके चलना होगा? क्या कह रहे हैं, बोलिए। सर, आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। क्यों आलोचना कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुनिया अब बदल गई है, पहले का जो टूल्स है, पहले का जो मेथड्स है, पहले का जो नजरिया है, पहले के तरीके से जो पॉलिटिक्स को देखी जाती थी, अब वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों दुनिया बदल गई है? नए नए देश आजाद हो गए हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हो गए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम तरह तरह के सामने आ रहे हैं। कम्युनिज्म जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के सामने पेश कर रहा है और लोकतंत्र आने की वजह से सबको वोट देने का अधिकार मिल गया है। अब राजनीति का जो दायरा है वो काफी बढ़ गया है और राजनीति को समझना एक जटिल प्रक्रिया हो गई है। इसीलिए कंपैरेटिव मेथड का जो नया अप्रोच 1945 के बाद जो आया, जिसको ऑलमंड और जिसको गैब्रियल ऑलमंड और बिंघम पॉवेल जूनियर ने जो सपोर्ट किया, उसका नाम उन्होंने रखा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और याद रखिएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये अप्रोच जो है, जो बाद में आया 1945 के बाद, ये बिहेवियरलिज्म के इन्फ्लुएंस में था। हम बताएंगे बिहेवियरियल मेथड्स के
इन्फ्लुएंस में था, यानी बिहेवियरियल मेथड से प्रभावित था, है ना। ये भी हम आपको बताएंगे कि बिहेवियरलिज्म क्या है, हम थोड़ी देर में बताएंगे, आप समझ जाएंगे। और ऑलमंड एंड पावेल ने एक किताब लिखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। ये किताब 1966 में आई है और बहुत सारी बातें हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं। जो लोग पिछले क्लास में मौजूद नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले के जो लेक्चर्स मौजूद हैं उसको एक बार जरूर सुनिए। एक लेक्चर है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ाई जाती है, इसको भी सुनिए। और दूसरा लेक्चर जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं वो है आपका कि पहले का जो अप्रोच था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो अप्रोच था, उसमें क्या क्या कमियां थी और कमियां बताने वाले कौन थे, बताइए। हाँ, गैब्रियल ऑलमंड एंड पावेल, इन लोगों ने उनकी कमियों को बताई है। ठीक है, अब हमने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में ऑलरेडी बता दिया है कि ये कंपैरेटिव मेथड जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नया अप्रोच जो आया 1945 के बाद से, ये बहुत हद तक इंटरडिसिप्लिनरी था। यानी ये बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे उसको, इससे वो क्या करता था, इससे वो प्रभावित था। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि सोशियोलॉजी, जैसे कि साइकोलॉजी, जैसे कि कम्युनिकेशन जो स्टडीज थे, उसके बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता था और इंटरडिसिप्लिनरी था। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट से फायदा उठाएं, उनसे उनके मेथड्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह थी कि उस जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उस जमाने में बहुत सारे चेंजेज आने शुरू हो गए। यूरोप जो था, जिसको समझाता था कि पूरी दुनिया का केंद्र यूरोप ही है, वो अब यूरोप उस तरह से नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना ही गैब्रियल ऑलमंड कह रहे हैं, ना पावेल कह रहे हैं कि यूरोप जो है वो खत्म हो गया, यूरोप का पतन हो गया, ये बात तो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यूरोप का जो डोमिनेंस था पहले के दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो अब वो डोमिनेंस नहीं रहा, क्योंकि तीसरी दुनिया, यानी पहले के जो कॉलोनी थी अब वो आजाद हो गए, लैटिन अमेरिका के, एशिया और अफ्रीका के, और बहुत सारे नए कंट्रीज आ गए हैं जिनको समझना अब एक नया चैलेंज हो गया है। पहले के जो टूल्स थे अब उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर 4 या 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप लोग एक कार से कहीं घूमने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बोलिए, जा सकते हैं कि नहीं, बोलिए। जा सकते हैं सर। लेकिन अगर आपको पूरे क्लास को लेके जाना होगा घूमने के लिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं लाल किला घूमने के लिए, इंडिया गेट घूमने के लिए, मान लीजिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज के सारे बच्चों को लेके जाना है, तो क्या हम एक कार को हायर करेंगे तो सारे लोग उसमें बैठ पाएंगे? नो सर। क्या हायर करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? बस। तो अब कार का औचित्य, जब मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पे उसका रेलेवेंस बना रहेगा या रेलेवेंस उसका खत्म हो जाएगा, बताइए, बताइए। जब आप मोतीलाल नेहरू कॉलेज के सारे बच्चों को लेके घूमने के लिए अगर आप जाएंगे लाल किला, इंडिया गेट, तो वहां पे कार का रेलेवेंस बना है या कार का रेलेवेंस खत्म हो गया? खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि वो 4 लोग या 3 लोग या 5 लोग से ज्यादा नहीं ले जा सकता है। और आपके क्लास में मान लीजिए 60 लोग हैं या 70 लोग हैं, तो आपको तो बस चाहिए ना, बड़ा बस चाहिए, है ना। तो यही बात दिमाग में रखिए कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मेथड पहले था, चूंकि दुनिया बदलने लगी, क्यों बदलने लगी? नए नए देश आजाद होने लगे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के नए नए सिस्टम आने लगे, दुनिया में अलग अलग तरह के सिस्टम आने लगे, और डेमोक्रेसी का दायरा बढ़ गया। पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब सबको वोट देने का अधिकार हो गया। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हो गए, ट्रेड यूनियन सामने आ गया, इलेक्शंस को इफेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको बहुत सारे, मतलब उनको बहुत प्रचार करना पड़ता है, बहुत सारे उनको
मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको वोटर्स के बिहेवियर को जानना पड़ता है, वोटर्स का क्या बिहेवियर है ये भी जानना जरूरी है, वोटर्स के अलग अलग डिमांड होते हैं, एक के डिमांड दूसरे से टकराते हैं, और समाज के अंदर में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, एक का इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट से टकराता है, तो समाज के अंदर में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई कि घट गई? सर बढ़ गई। तो बढ़ गई। इसीलिए जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का पुराना अप्रोच था, वो अप्रोच ऑलमोंड एंड ये पावेल कह रहे हैं कि अब हमें वो अप्रोच से काम नहीं चलेगा, हमें नए टूल्स की जरूरत है, हमें नए हथियार की जरूरत है, हमें नए तरीके से सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा मोटा मोटी पिछली क्लास में हम बता ही चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि जो पुराना अप्रोच था अब वो अब आज के दौर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब आज के दौर में हम लोगों को एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जो कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स का जो नया अप्रोच 1945 के बाद से जो इमर्ज कर रहा है, जो तेजी से उसमें बदलाव आ रहा है, ये सिस्टमिक तरीके से एनालिसिस करेगा, ये सिस्टमिक तरीके से पॉलिटिक्स का एनालिसिस करेगा। और ये सिर्फ पहले के जो अप्रोच थे जिसमें गवर्नमेंट का स्टडी होता था, जिसमें स्टेट का स्टडी होता था, जो उसके लीगल इंस्टीट्यूशन के स्टडीज होते थे, जो आइडियोलॉजी के स्टडीज होते थे, जो नॉर्म्स के स्टडीज होते थे, जो रूल्स और रेगुलेशंस के स्टडीज होते थे, अब उतना ही तक स्टडीज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब परफॉर्मेंस, इंटरैक्शन एंड बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करना पड़ेगा। पहले जो स्टेट का स्टडी होता था, जो आइडियोलॉजी का स्टडीज होता था, जो नॉर्म्स का स्टडीज होता था, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि अब उसकी स्टडी नहीं होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि सिर्फ उसी का स्टडी करने से पॉलिटिक्स को समझा नहीं जा सकता है, बल्कि अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से परफॉर्मेंस, इंटरैक्शन एंड बिहेवियर का स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि ये जो नया जो मेथड था वो बिहेवियरियल मेथड के इन्फ्लुएंस में था। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 3 वजह थे जिसकी वजह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो अप्रोच आया, और वो अप्रोच जो है उसको अपनाया गया। 3 तरह के डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुए कि बहुत सारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश में, इलाकों में नए नए कंट्री उभर कर सामने आए, और उनके पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग थे, और उनको समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर के आया। और जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो पुराना मेथड था, उससे इन चैलेंजेस को समझने में आसानी नहीं हो रही थी। और उस दूसरी वजह यह थी कि जो डोमिनेंस था नेशन स्टेट्स का, जो कि यूरोप के, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री थे, जो अटलांटिक एरिया में जो कंट्रीज थे, उनका डोमिनेंस कमजोर होने लगा, कम होने लगा, और नए नए कंट्री जो थे वो अब आजाद होने लगे, जो कल तक कॉलोनी के तौर पर उनका शोषण किया जाता था। और उसके अलावा कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, मार्क्सवाद पर आधारित सिस्टम भी बहुत सारे देशों में आने लगा, और अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये मार्क्सवाद के उदय को देख के घबरा रहे हैं, वो घबरा जा रहे हैं, और इनको लगता है कि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म का जो सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम के लिए एक खतरा है, एक चैलेंज पोज करता है। और इसलिए उनको इस बात का डर था कि अगर हम तीसरी दुनिया को नहीं समझेंगे, अगर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि इन देशों में भी कम्युनिज्म का असर बढ़ जाएगा। इसलिए अब वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए तीसरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे, और वो समझने लगे कि कम्युनिज्म के आने के वजह से और बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम आने की वजह से ये सारे नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां, नए नए थ्रेट पैदा कर रहे हैं। किनके लिए पैदा कर रहे हैं? ये पैदा कर रहे हैं आपको अमेरिकन सिस्टम के लिए, ये पैदा कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका में जो लिबरल सिस्टम है उनके लिए ये खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए
जो पहले का यकीन था कि जो यूरोप और अमेरिका में जो सिस्टम है लिबरल डेमोक्रेसी, जो वही सिस्टम पूरी दुनिया में फैलेगा, ऐसा नहीं हुआ। अब दुनिया में अलग अलग तरह के सिस्टम पैदा होने लगे, सामने आने लगे, जो कई बार लिबरल सिस्टम जो था यूरोप का और जो अमेरिका था उससे उसमें टकराहट थी। इसलिए उनको लगा कि अब हमें तीसरी दुनिया को, अब हमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अगर समझना होगा बहुत तेजी से, तभी कुछ हो पाएगा। और इसीलिए एक नए तरह का इंटेलेक्चुअल इनोवेशन अमेरिका में शुरू हुआ और ये इंटेलेक्चुअल इनोवेशन एक क्रांतिकारी बदलाव 1945 के बाद से शुरू हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया। और ये पूरी की पूरी कोशिश थी कि ये जो दुनिया में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलता है, जो परेशानियां हैं दुनिया को समझने में, इसको आसानी से समझा जाए। और इसको आसानी से समझने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच को अपनाया गया, जिसको ऑलमंड और पॉवेल ने इसको पॉपुलराइज किया। और ये जो मेथड था, इसने सोशियोलॉजी के बहुत सारे टूल्स को लिए, इसने जो है बहुत सारे टूल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, इसने बहुत सारे टूल जो है ये आपको साइकोलॉजी के लिए, ये इंटरडिसिप्लिनरी था। और ये जो टूल था ये परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन एंड प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने पे ज्यादा जोर दिया। जो पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट में जो स्टडी सिर्फ यूरोपियन सिस्टम के ही ज्यादातर होते थे, यूरोपियन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के ही ज्यादा सिस्टम के का अध्ययन होता था, वो बहुत हद तक लीगल और फॉर्मल था। वहीं तक ये लोग नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमको परफॉर्मेंस और हमको बिहेवियर के बारे में भी समझना पड़ेगा। और इस तरह से उन लोगों ने कहा कि हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप की जरूरत है। किन लोगों ने कहा, बताइए किन लोगों ने कहा कि अब हमको पॉलिटिक्स समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है? किसने कहा, बताइए, बोलिए, किसने कहा? सर जो बुक लिखे ना, जो राइटर हैं। बिल्कुल, ऑलमंड ने कहा और पॉवेल ने कहा। जिन लोगों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड को सपोर्ट किया, उसको लाया, और उन लोगों ने कहा कि अब हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड की जरूरत है और हमें अब रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, यथार्थवाद की तरफ जाना पड़ेगा, और हमको अपने मेथड्स में प्रेसिजन लाना पड़ेगा। यानी और हम लोगों को सटीक होना पड़ेगा, हम लोग को और बारीक तरीके से, और हमको एक्यूरेट होना पड़ेगा, हमारा स्कोप को और कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा, और उसका क्षेत्र बढ़ना पड़ेगा, उसका दायरा और बढ़ाना पड़ेगा, और हम लोग को यथार्थवाद पे अपने मेथड को टिकाना होगा। और इस तरह के लिए हमें नए नए थियोरेटिकल टूल्स की जरूरत है, एक नए तरह के थियोरेटिकल टूल्स की जरूरत है। क्योंकि जो पुराने थियोरेटिकल टूल्स हैं, जो पहले के सिद्धांत हैं, वो जो आने वाले दौर के या अभी के जो दौर के जो कॉम्प्लेक्स रियलिटी हैं, उसको कैप्चर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि जो पुराने दौर का और जो पैरोकियल अप्रोच था, यानी जो तंग नजरी थी, और जो पहले का ये था कि अमेरिका की ही जो रियलिटी है यही पूरी दुनिया की रियलिटी है, यूरोप की जो रियलिटी है यही पूरी दुनिया की रियलिटी है, इससे आगे निकलने की बात कही है पॉवेल ने और ऑलमंड ने। ऑलमंड एंड पॉवेल ने कहा कि देखो, दुनिया सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक ही महदूद नहीं है। 1945 के बाद से बहुत बदलाव हो गया। अब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में के देशों में नए नए सिस्टम आने लगे, बहुत जटिलता आ गई है। इसलिए उनको अगर तुम्हें समझना होगा तो तुमको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप की जरूरत है, तुमको यथार्थवाद का सहारा लेना पड़ेगा, तुमको अपने टूल्स को और ज्यादा एक्यूरेट करने होंगे, तुमको और ज्यादा बारीक और सटीक तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, और तुमको नए नए थियोरेटिकल टूल्स की जरूरत है। क्योंकि जो पहले के सिद्धांत हैं वो रियलिटी को कैप्चर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमंड एंड पॉवेल ये नहीं कह रहे हैं कि पुराने दौर के जो सिद्धांत है उसको ले जाके फेंक दो, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसका औचित्य है, एक जमाने में हो सकता है,
और हम उसको आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अब हमें नए और सिद्धांत की जरूरत है। यानी हम पुरानी चीजों को फेंक नहीं रहे हैं, लेकिन हमें नए मेथड्स के, नए हथियार के, नए चश्मे के, नए लेंस के, नए मेथड्स के, नए सिद्धांत के, नए तौर तरीके की जरूरत है। और इसीलिए जो पुराना अप्रोच था, जो गवर्नमेंट का अप्रोच था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का अप्रोच था, उसमें ज्यादातर अध्ययन राज्यों का होता था, ज्यादातर अध्ययन उनके लीगल सिस्टम का होता था, ज्यादातर अध्ययन वो फॉर्मल था, ज्यादातर अध्ययन जो था वो आइडियोलॉजी और नॉर्म्स का था। लेकिन जो नया अप्रोच आया 1945 के बाद में कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नया अप्रोच आया, पहले का जो अप्रोच था वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का था, जो नया अप्रोच आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जिसको ऑलमंड एंड पावेल ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अब हमको जो स्टेट और नॉर्म्स और उनके लीगल और फॉर्मल स्ट्रक्चर को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा हमको पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना होगा, हमको पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमको इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और हमको सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आपको उसके अलावा जो बाकी साइकोलॉजी के टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको सर्वे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी का टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन लोगों की जो सोच थी वो बहुत हद तक मैक्स वेबर, जो कि सोशियोलॉजी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर में मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और दुर्खाइम का नाम आता है। तो इनकी जो थिंकिंग थी वो मैक्स वेबर की थिंकिंग से बहुत प्रभावित थी, और मैक्स वेबर की जो राइटिंग है उसको अमेरिका में पॉपुलर करने वाले, अमेरिका में उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो टैलकट पार्सन हैं, उनसे भी ये लोग बहुत हद तक प्रभावित थे। यानी टैलकट पार्सन, मैक्स वेबर, फंक्शनल थियरी, बिहेवियरल थियरी, मॉडर्नाइजेशन थियरी, क्वांटिटेटिव थियरी, बिहेवियरल अप्रोच, इन सारे मेथड्स के असर में आके, इन सारे मेथड से प्रभावित होके ऑलमंड और पॉवेल ने ये किताब लिखी हुई है। और इन लोगों ने कहा कि जो गवर्नमेंट, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो मेथड था अब उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, सबको वोट देने का अधिकार हो गया है, लोग चुनावी प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत तेजी से हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हो गए हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स हो गए हैं। इन तमाम चीजों को अध्ययन करने के लिए जो पुराना जो मेथड, या तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मेथड था, वो कारगर नहीं साबित हो रहा है, इसलिए अब नए मेथड की जरूरत है। और 1945 के बाद में कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मेथड बड़ी तेजी से अमेरिका में इसका विकास हुआ, और ये जो सिस्टम अप्रोच था, ये जो फंक्शनल अप्रोच था, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के असर में, ये बिहेवियरलिज्म के असर में, ये मॉडर्नाइजेशन थियरी के असर में, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के असर में, ये वेबर एंड टैलकट पर्सन्स के राइटिंग्स के असर में, ये पूरी दुनिया में ये जो कंपैरेटिव मेथड्स का जो अप्रोच है वो पूरी दुनिया में इसका असर हुआ। और यहां तक कि भारत में भी अगर आप आएंगे तो बहुत सारे सेंटर्स खुले 1960s में, और ये सारे सेंटर्स जो खुले हुए हैं आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड का बहुत ही ज्यादा असर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSDS, सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज। आप जेएनयू में आएंगे तो यहाँ का सोशियोलॉजी सेंटर है, इसका नाम है सेंटर फॉर सोशल सिस्टम। तो आप इन सेंटर के नाम को जानते ही समझ जाएंगे कि किस तरह से इनके फाउंडेशन में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड का, टैलकट पार्सन का, वेबर का, ऑलमंड का, पॉवेल का कितना बड़ा असर है। और ये जो मेथड है ये पूरी दुनिया में 1950s 1960s में बहुत तेजी से फैला। हालांकि 1970s तक आते आते जब वियतनाम वार हुआ, जब दुनिया में बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए, बहुत सारे सोशल मूवमेंट शुरू हो गए,
तब इस अप्रोच का क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया कि ये अप्रोच जो है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको गढ़ा गया है, ये अप्रोच जो है ये अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को बचाने के लिए है, ये तीसरी दुनिया की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। और आपके कोर्स में एक रीडिंग लगी हुई है जिसको प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आने वाले आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें वो ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड जो है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो मेथड था इसने क्लास के क्वेश्चंस को भुला दिया, ये जो मेथड था वो अमीर देश और गरीब देशों के बीच में जो खाई थी उसको भुला दिया, उसको जगह नहीं दिया। और इस मेथड ने तीसरी दुनिया की जो जरूरत थी, किस तरह से तीसरी दुनिया में को अमीर देश उनके साथ भेदभाव करते थे, कैसे तीसरी दुनिया में शोषण होता था, ये सारे सवाल को दबा दिया गया। इसलिए मनोरंजन मोहंती ने ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड ऑलमंड और गैब्रियल का उन्होंने आलोचना की, लेकिन हम इसके बारे में जिक्र जो है आगे करेंगे। अब आने वाले 15-20 मिनट के अंदर में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जो ऑलमंड एंड गैब्रियल ने अपनी किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच के जो इंट्रोडक्शन में जो कुछ बातें कही हैं, मैं आपके सामने वो बातें थोड़ा दोहरा देना चाहता हूं, ताकि जब एक सवाल आए आपको एग्जाम में कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली कैसे बदल गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1945 के बाद उसमें क्या बदलाव आए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिहेवियरियल मेथड के अंदर में बिहेवियरियल अप्रोच के आने के बाद कैसे बदल गया, कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप क्या समझते हो। ये तमाम सवाल आप जो है एग्जाम में लिख पाए, आसानी से लिख पाए। अगर सवाल आएगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप क्या है, मेथड्स क्या है, उसका नेचर क्या है, तब भी आप इसको लिख पाए। तो अब मैं 10, 15, 20 मिनट आगे के जो मेरे क्लास में जो टाइम बचे हुए हैं, इसमें मैं आपको एक बार फिर थोड़े से डिटेल में ऑलमंड एंड पॉवेल की जो किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए गवर्नमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, इससे कुछ बातें और बता दूंगा, थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। अभी तक अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना तो इतना याद रखिए कि एक स्कॉलर हैं, 2 स्कॉलर हैं, एक का नाम है ऑलमंड और दूसरा का नाम है पॉवेल। इन लोगों ने 1966 में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और ये किताब 1966 में छपी, ये पब्लिश हुई। और इस किताब में वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है दुनिया में पॉलिटिक्स को समझने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इसको समझने के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने यही कहा कि जो पहले का अप्रोच था 1945 से पहले जो अप्रोच चलता था, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था जिसका नाम था गवर्नमेंट कंपैरेटिव गवर्नमेंट, वो अब बदले हुई दुनिया की रियलिटी को समझने में नाकाम साबित हो रहा है, पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक नया मेथड लाने की जरूरत है, जिस मेथड का नाम उन्होंने रखा है, ये मेथड जो है वो कह रहे हैं कि इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिहेवियरियल मेथड के इन्फ्लुएंस में है। एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स से प्रभावित है। एक कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स का जो अप्रोच है, ये क्वांटिटेटिव डाटा, सैंपल सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के टूल्स में इस्तेमाल में बिलीव करता है, उसका उससे फायदा उठाता है। ये टैलकट पार्सन और ये वेबर की राइटिंग से प्रभावित है। और ये कह रहा है कि जो दुनिया के अंदर में जो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, इसका मुकाबला अगर हमको करना है, दुनिया को अगर हमको समझना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच को आगे लेके चलना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच को क्यों लेके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अप्रोच जो है एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच है। कंप्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब होता है, क्या होता है कंप्रिहेंसिव का मतलब, बोलिए हिंदी में बताइए। कंप्रिहेंसिव को
क्या बोलते हैं, बोलिए। गद्यांश जो मतलब एक साथ लिखा होता है, एक पैसेज टाइप। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है उसका? सर्वग्राही, मतलब जो सबको समाहित कर ले। क्या मतलब हुआ उसका? जो सबको समाहित कर ले। बिल्कुल। तो उन्होंने यही कहा है, किन्होंने कहा है, ऑलमंड ने और पॉवेल ने, कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, सुन लीजिए, ये इसको क्या करना, ये अप्रोच हम अपना रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलर अपना रहे हैं, लेकिन ये अप्रोच को अपनाने के पीछे मकसद ये है कि ये अप्रोच जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी ये सबको समाहित कर रहा है, ये एक्सक्लूजनरी नहीं है, ये नैरो नहीं है, ये तंग नजरी पे आधारित नहीं है, ये संकीर्ण नहीं है, बल्कि इसका दायरा बड़ा है। और उन्होंने कहा कि जो कंपैरेटिव मेथड्स का जो अप्रोच है, इसकी पूरी कोशिश है कि ये जो है एथनोसेंट्रिज्म एंड जो पैरोकियल जो मेथड है, समझे, इससे ये दूर जाए। ये जो मेथड है ये पैरोकियलिज्म, ये जो मेथड है पैरोकियलिज्म, और जो इसको मतलब तंग नजरी, और जो एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जब यूरोप को ही समझा जाए कि पूरी दुनिया जो है वही सब कुछ है, वही पूरी दुनिया है, तब वो कह रहे हैं इससे बाहर निकलना होगा और इसको तमाम रियलिटी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसको कॉम्प्रिहेंसिव होने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको विस्तृत होने की जरूरत पड़ेगी, इसको सबको क्या कहेंगे, अपने में समाहित करने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझे आप इसको? पैरोकियल का क्या मतलब होता है बताइए? हेलो, बोलिए। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, ये पैरोकियलिज्म को सपोर्ट करता है या इसका विरोध करता है? बोलिए, सर बताइए। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। पैरोकियलिज्म का ये सपोर्ट कर रहा है कि विरोध कर रहा है? सपोर्ट। नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। हाँ सर, विरोध करेगा। कह रहा है कि सुनिए, जब कोई चीज कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी, यानी जो सबको समाहित करेगी, तो जो पैरोकियल अप्रोच होगा, जो संकीर्ण होगा, उसमें विरोधाभास होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। इसीलिए जो नया मेथड है ये कह रहा है कि हमको कॉम्प्रिहेंसिव होने की जरूरत है, हमको पैरोकियल नहीं होना है, और इसको पूरी दुनिया की जो रियलिटी है इसको समझने की कोशिश करनी है। और इसलिए ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, यही रियलिटी नहीं है, बल्कि आउटसाइड यूरोप भी बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको समझने की जरूरत है। इसलिए नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को समझना होगा, और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज से में जो अध्ययन हो रहे हैं, वहां से जो अध्ययन के बाद से जो वहां पे सिद्धांत बन रहे हैं, जो वहां से नए नए मेथड्स आ रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो मेथड हैं, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो अप्रोच है, उसके लिए बहुत लाभदायक हैं। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अगर आगे बढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अगर कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझना है, तो तंग नजरी से, पैरोकियल जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और हम लोगों को यूरोप को पढ़ना है, लेकिन यूरोप से बाहर की जो रियलिटी है उसको भी पढ़ना है, उसको भी समझना है। और ये कह रहे हैं कि जो यूरोप के बाहर की जो सोसाइटी है, वहां पर जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर रिसर्च हो रहा है, जिस तरह से वहां से नए नए टूल्स एंड मेथड्स निकल रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसलिए जो ऑलमंड एंड पावेल कह रहे हैं कि अब हमें आइसोलेशन
यानी अलग थलग रहने के सिद्धांत को बदल देना होगा, इसका त्याग कर देना होगा। तो आप बताइए कि जो ऑलमंड एंड पावेल हैं वो आइसोलेशन के सपोर्टर हैं या आइसोलेशन के विरोधी हैं? बताइए, बोलिए। बोलिए, आइसोलेशन का वो समर्थन कर रहे हैं या आइसोलेशन का वो विरोध कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, विरोध कर रहे हैं। आइसोलेशन का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हमें आइसोलेशन का मतलब है कि हम यूरोप को ही समझे सब कुछ है। नहीं, वो कह रहे हैं यूरोप से बाहर निकलो, यूरोप ही सारी रियलिटी नहीं है। बड़े बड़े देश अब यूरोप से बाहर, बहुत सारे कंट्री आजाद हो गए हैं, वहां पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, उनको समझने की जरूरत है। तो ऑलमंड एंड पावेल जो हैं वो आइसोलेशन के समर्थक हैं कि आइसोलेशन के विरोधी हैं? बोलिए। विरोधी। विरोधी हैं, सही। और ऑलमंड एंड पावेल जो हैं वो जो हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेथड का समर्थक है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेथड का विरोधी हैं? विरोधी हैं सर। नहीं, समर्थक। समर्थक हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड का समर्थक हैं। और ऑलमंड एंड पावेल जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मेथड का समर्थक है कि विरोधी हैं? समर्थक। समर्थक हैं। ऑलमंड एंड पावेल जो है वो पैरोकियल जो अंडरस्टैंडिंग है इसके समर्थक हैं या इसके विरोधी हैं? विरोधी हैं सर। विरोधी। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब हमें बाहर की सोसाइटीज को भी जाके समझने की जरूरत है, और कह रहे हैं कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में जो स्कॉलर्स काम कर रहे हैं और जो व्यूज दे रहे हैं, जो स्टडीज कर रहे हैं और जो रिसर्च इस तरह से कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, और उसको हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी बात कह रहे हैं कौन? ऑलमंड एंड पावेल, कि हम लोगों को रियलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, यानी यथार्थवाद की तरफ जाना पड़ेगा। हमको ग्राउंड रियलिटी चाहिए। हम लोगों को जो है वो जो तंग नजरी है और जो ये बात समझना कि यूरोप की ही हकीकत सारी दुनिया की हकीकत है, इस तरह की बातों से आगे निकलने की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि अब हमारी पूरी कोशिश सिर्फ लॉ को समझना, सिर्फ आइडियोलॉजी को समझना, सिर्फ गवर्नमेंट को समझने तक ही नहीं होनी चाहिए। पहले का जो मेथड था, जिस मेथड का नाम था कंपैरेटिव गवर्नमेंट, उसमें ज्यादातर जो जोर था वो था लॉ के बारे में अध्ययन करना, आइडियोलॉजी के बारे में अध्ययन करना, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी, जो कानून था, जो विचारधारा थी, उसी का अध्ययन होता था, और ज्यादातर यूरोपियन देशों का अध्ययन होता था। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच आने के बाद ऑलमंड कह रहे हैं कि सुनिए, अब हम लोगों को सिर्फ लॉ तक ही स्टडी नहीं करनी है। याद रखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि पहले लॉ का स्टडी होता था तो हम लॉ का स्टडी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि पहले विचारधारा का स्टडी होता था तो हम विचारधारा का नहीं करेंगे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का स्टडीज होता था तो हम नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं पहले का जो स्टडीज होता था वो अब भी स्टडीज होगा उसका, लेकिन अब हमारा फोकस जो है ज्यादातर जो है हमको कहीं और करना है। हमको बिहेवियर पे हमको फोकस करना है, हमको इंटरेक्शन पर फोकस करना है, हमको जो है वो प्रोसेसेस पर फोकस करना है। और ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम लोग को रियलिस्ट होना पड़ेगा, हम लोग को पॉलिटिकल सिस्टम का हमको पढ़ना पड़ेगा। और ये बात याद रखना होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसके अंदर में एक डायनेमिज्म है, इसलिए उस डायनेमिज्म को भी कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी वो कह रहे हैं कि जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड को लेके जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। हम सोशल क्लास का अध्ययन करेंगे, हम कल्चर का अध्ययन करेंगे, हम इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज का अध्ययन करेंगे, हम पॉलिटिकल एलिट्स का अध्ययन करेंगे, और हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का अध्ययन करेंगे। यानी हमारा जो दायरा होगा वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा। पहले क्या स्टडी होता था? लॉ, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कानून, संस्थाएं, राज्य, विचारधारा। अब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच आया तो ये कह रहा है कि चलिए इसका भी अध्ययन होगा, लेकिन अब ज्यादा फोकस हमको कहां करना है? बिहेवियर, इंटरैक्शन, प्रोसेसेस,
सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, कल्चरल चेंज, पॉलिटिकल एलिट्स, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, प्रेशर्स ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और आपका और भी जो जो हमको पॉलिटिकल रोल्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और हम लोगों को सिर्फ लीगल और आइडियोलॉजिकल इशू तक ही नहीं रुकना होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि लीगल और आइडियोलॉजिकल इशू को नहीं पढ़ना है, वो कह रहे हैं वहीं तक रुकने की जरूरत नहीं है। पहले सिर्फ लीगल और आइडियोलॉजिकल बातों का ही अध्ययन होकर समझा जाता था कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट पूरा हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अब सोसाइटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। अब इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको वोट देने का अधिकार हो गया है। अब पॉलिटिक्स जो है ज्यादा जटिल हो चुकी है। इसलिए अगर हम समझेंगे कि पहले के तरह सिर्फ हम लॉ को और आइडियोलॉजी को और इंस्टीट्यूशन का अध्ययन कर लेंगे और हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरा हो जाएगा, तो एक नहीं होने वाला है। हमें अब प्रोसेसेस का स्टडी करना पड़ेगा, हमें उसके बीच में इंटरेक्शंस के बारे में स्टडीज करने पड़ेंगे। पहले की जो चीजें थी उसका अध्ययन जारी रहेगा, लेकिन अब नए चीजों को उसमें जोड़ना पड़ेगा। और एक और बात के तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि हमें प्रेसीजन के तरफ जाना पड़ेगा। अब देखिए प्रेसीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? प्रोसेस, PRECISON, बताइए क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक। देखिए इसको हम हिंदी में बहुत सारे वर्ड दे रहे हैं, इसमें हिंदी में वर्ड दे रहे हैं सुस्पष्टता। क्या क्या दे रहे हैं इसका मतलब? सुस्पष्टता। प्रेसीजन का मतलब अगर हम अंग्रेजी से अंग्रेजी में देख रहे हैं तो ज्यादा सही बता रहे हैं हमें। प्रेसीजन का मतलब एक्यूरेट। क्या होता है? एक्यूरेट। यस सर। जैसे आप किसी को पूछते हैं किसी से घड़ी में, हेलो कितना टाइम हो रहा है ब्रदर, तो कोई कहता है 3 बज गया, लेकिन कोई कहता है 3:05:30। तो कौन ज्यादा प्रेसीजन किस में ज्यादा है? 3 बजने वाले जो बोल रहा है उसमें ज्यादा प्रेसीजन है या उसमें ज्यादा प्रेसीजन है जो बोल रहा है 3:05:30? बताइए किस में ज्यादा है? बोलिए। प्रेसीजन है जो बोल रहा है 3:05:30। किस में ज्यादा प्रेसीजन है? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है ना, है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसमें प्रेसीजन यानी एक्यूरेसी पर भी ध्यान दिया जाता है। एक्यूरेसी के लिए भी सर्च किया जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें साइकोलॉजी का इस्तेमाल है, इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल है, सोशियोलॉजी का इस्तेमाल है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल है। और इसमें एंथ्रोपोलॉजी के भी टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो है इसमें पॉलिटिकल कल्चर का स्टडी किया जा रहा है, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल का यूज किया जा रहा है, इसमें क्वांटिटेटिव स्टडीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल एलिट के रिक्रूटमेंट का भी स्टडी किया जा रहा है, इसमें क्वांटिटेटिव कंटेंट का भी एनालिसिस किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी स्टडी किया जा रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी किया जा रहा है, इसमें जुडिशियरी का भी स्टडी किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल का इसके अंदर में उसका भी क्या किया जा रहा है? स्टडी किया जा रहा है। फिर से सुनिए, अगर जल्दी जल्दी आपको लगता है मैं बोल दिया तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है इसमें प्रेसीजन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें सोशियोलॉजी के टूल्स का इस्तेमाल हुआ, पॉलिटिकल साइंस के टूल्स, इसमें एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर में आपको इकोनॉमिक्स के टूल का इस्तेमाल हुआ, इसमें बहुत सारे क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सैंपल सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें क्लिनिकल केस स्टडीज का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी का ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल हो रहा है और इस समय प्रिसाइज मेजरमेंट किया जाता है, एकदम एक्यूरेट इसकी गणना और तुलना की जा रही है ना।
तो ये जो इस तरह से ये जो था ज्यादा साइंटिफिक, ये अपने और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था ये मेथड पहले के कंपैरेटिव गवर्नमेंट के मुकाबले में। और इसके अलावा ये भी समझा गया, ऑलमंड एंड पावेल ने भी समझा कि हमें, चूंकि हम ज्यादा रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम ज्यादा प्रिसीजन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अब नए थियोरेटिकल टूल की भी जरूरत है, नए थियोरेटिकल टूल की भी जरूरत है हमें। और इसलिए उन्होंने कहा कि पहले कॉन्सेप्ट स्टेट का स्टडी होता था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी होता था, पहले रिप्रेजेंटेशन का स्टडी होता था, पहले राइट्स का स्टडी होता था, पहले ड्यूटीज का होता था और सिटीजन का होता था। पहले जब कंपैरेटिव गवर्नमेंट मेथड में जब एनालिसिस होता था तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्या थे? राज्य, स्टेट का मतलब राज्य, राइट्स का मतलब अधिकार, ड्यूटीज का मतलब हो गया कर्तव्य, सिटीजन का मतलब हो गया नागरिक, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान, रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया प्रतिनिधित्व। यानी पहले राज्य, प्रतिनिधित्व, अधिकार, आपका ड्यूटीज, कर्तव्य, इसका अध्ययन होता था। सिटीजनशिप, नागरिक के बारे में अध्ययन होता था। तो कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट को हम फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं कि इसको फेंक दो, स्टेट के कंसेप्ट को फेंक दो, सिटीजनशिप के कंसेप्ट को फेंक दो, राइट्स के कंसेप्ट को फेंक दो, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को फेंक दो। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, ये रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें नए नए कंसेप्ट की जरूरत है, क्योंकि अब पुराने कंसेप्ट से जो जटिल पॉलिटिकल रियलिटी है उसको नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए जो नए नए कंसेप्ट्स आए, जिसको हम आगे के क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें आएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिविटीज को भी समझना होगा, आपको प्रेशर ग्रुप्स को भी समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं दबाव समूह, आपको मीडिया और मास कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मेथड, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल करना होगा, आपको ये सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल रोल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट्स को इजाद किया, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल रोल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। कहा कि ये सारे चीजें जो हैं, ये नए कॉन्सेप्ट जो हैं, अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, इसमें ये करेंसी, इसमें चल पड़े हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर मैक्स वेबर, जो कि सोशियोलॉजी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका असर है, टेलकट पार्सन का असर है, और उनके ऊपर में हरोल्ड लॉसवेल का असर है। मैक्स वेबर आप सब जानते हैं, MAXWEBER, मैक्स वेबर, टेलकट पर्सन, TALCOTT, पार्सन्स, PARSONS, टेलकट पार्सन्स, एंड हराल्ड लॉसवेल, HAROLD लॉसवेल, LASSWEL। यानी इन तमाम स्कॉलर्स का उन लोगों के ऊपर बहुत स्टडी है, असर है। और इस तरह से पॉलिटिक्स जो है, उसके अंदर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये पॉवेल और इनके वो बता रहे हैं कि काफी ये जो है, ये जो काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी ये हो गया है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। और ये कह रहे हैं कि इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, वो बहुत हद तक बिहेवियरियल जो इन्फ्लुएंस है, इसके अंदर में आ गया है। और ये कह रहे हैं कि अब आप पूछेंगे हमसे कि बिहेवियरियल मेथड क्या होता है, तो वो भी मैं बताता हूं कि बिहेवियरियल मेथड जो है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसके अंदर में आपको क्वांटिटेटिव डाटा का भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और ये जो अप्रोच है, ये फंक्शनल अप्रोच जो है से बहुत हद तक प्रभावित है। इसीलिए कई बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो कहा जाता है कि ये फंक्शनल अप्रोच से प्रभावित है, इसमें बहुत सारा इनोवेशन हुआ। और ये जो है, ये फंक्शनलिज्म जो है, फंक्शनल
लिज्म से एक काफी हद तक एक प्रभावित है। और एक और बात आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो अप्रोच है इसमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें आपको पॉलिटिकल डिसीजन और एक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसको जो ये जो हैं आपको ऑलमंड जो हैं और आपको पॉवेल्स कह रहे हैं कि देखिए अगर हम 17th और 18th सेंचुरी में अगर हम जाएं और उस समय हम देखें पॉलिटिकल थियरी को, जो अमेरिकन पॉलिटिकल थियरी है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो थियरी थी वो काफी एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थी पॉलिटिकल एक्शंस के लिए। और उसमें बात क्लियरली तौर पे ये कहा गया था कि जो वर्क है, जो आपकी बाउंड्री है काम करने का, वो बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल वो डिवाइडेड है। लेजिस्लेशन का क्या काम होगा ये भी बिल्कुल खोल के बता दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होगा ये भी बात आपको खोल के बता दिया गया है। जुडिशियरी का क्या रोल होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें, मतलब जो पावर था, जो दायरा था, किसका क्या काम होगा, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो आपको कहने का मतलब जो इंस्टीट्यूशंस थे उसका क्या काम होगा, कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, जुडिशियरी का क्या काम होगा, उनके बीच में बिल्कुल उनके कामों का बंटवारा हो गया था और उनकी बाउंड्री भी तय कर दी गई थी। एक सेपरेशन था ताकि कोई दूसरे के मामले में दखल ना करे। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के आसपास ही जो कंसेप्ट थे, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जस्टिस, ये बहुत हद तक लिंक थे। लेकिन 20th सेंचुरी में सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर और के आसपास ही अगर पॉलिटिकल थियरी का कंसेप्ट सिर्फ इवॉल्व करे और आने वाले दौर में जो अभी का जो दौर है जिसकी वो जो उसका कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, अगर उसको कैप्चर ना करे तो फिर क्या होगा कि फिर हम आने वाले जमाने को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के पावर के जो सेपरेशन है उसी को ही एक फॉर्मल तरीके से और एक ट्रेडिशनल तरीके से ही समझना ही आज के दौर में काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर में वो दाखिल हो चुके हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसकी स्टडी नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो नई रियलिटीज आ रही हैं वो बहुत सारे नए नए चैलेंजेस लेके आ रही हैं और इसलिए आपको सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। उसके अंदर में जो उसके इक्विलिब्रियम है उसको समझने की जरूरत है और जो सोशल सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में जो एक इंटरेक्शन है उसको भी समझने की जरूरत है। और ये जो है ये मेन कंसर्न जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है इसके जो स्कॉलर्स है उनके लिए है। ये कंपैरेटिव मेथड्स जो को मानने वाले जो स्कॉलर हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, उनके ऊपर न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो मॉडल है वो भी काफी इन्फ्लुएंस है, उसका भी काफी असर है। वो भी इस तरह से एक सिस्टम के अंदर में जो इंटरडिपेंडेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है और सिस्टम के जो मल्टी फंक्शनैलिटी है उसको भी समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अप्रोच है वो इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई है क्योंकि अब आज के दौर में इलेक्शंस जो हैं वो यूनिवर्सल सफरेज पर बेस्ड है। आज मास पॉलिटिक्स का राइज हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका एक मास कैरेक्टर हो चुका है। वो बड़े तादाद में मोबिलाइज करती हैं वोटर्स को, ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप बहुत हद तक एक्टिव हैं और इसके अलावा मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों का असर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है। इसलिए हम लोगों को पॉलिटिकल फंक्शंस को पूरी तरह से समझने के लिए जो टूल्स थे, जो कंसर्न्स थे, जो टेक्निक्स 18th और 19th सेंचुरी में जो पॉपुलर थे वो आज के दौर में पूरी तरह से इस पूरे रियलिटी को समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमें नए नए टूल्स की जरूरत है, नए नए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है उसको कोई बरी करने की और कोई उसको फेंकने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रेशन, कम्युनिकेशन, इनको ध्यान में रख के, इनको नजरों के सामने रख के हम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम समझ सकते हैं और इसके बारे में जो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे
कि हम क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम जो चीजें हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बार बार ये कहा गया है कि जो रिसेंट उस जमाने में सोशोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और जो कम्युनिकेशन थ्योरीज थे उसका असर बहुत हद तक जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कॉलर्स थे उनके ऊपर था। और हम पवेल के पास चलते हैं और अपनी किताब जो है गवर्नमेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच के पेज नंबर 7 पे खुद कह रहे हैं कि जो बिहेवियरियल अप्रोच के अंदर, बिहेवियरियल अप्रोच के इन्फ्लुएंस में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आया है, तो इस बिहेवियर अप्रोच से क्या मुराद है उन्हीं के शब्दों में देखिए। किनके शब्दों में? पवेल और ऑलमंड के शब्दों में। पेज नंबर 7, किताब का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच। और कहते हैं पवेल और ऑलमंड कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, द स्लोगन अंडर विच दिस रियलिस्टिक इंपेरिकल टेंडेंसी goes is the behavioral approach. What it means very simply is the study of the actual behavior of the incumbents of the political rules rather than of the content of legal rules or ideological patterns. It does not mean a disregard of legal norms, ideology and formal institution, but rather a concern with them insofar as they reflect or influence political actions. तो कह रहे हैं कि जो नया याद रख लीजिए इस बात को, कोई भी अगर पूछे कि आप बार बार कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है वो बिहेवियरियल अप्रोच के इन्फ्लुएंस में है, तो ये बिहेवियरियल अप्रोच क्या होता है, क्या मतलब होता है बिहेवियरियल अप्रोच का? तो आप कहिएगा कि ऑलमंड एंड पवेल ने अपनी किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में जो पब्लिश हुई उसके पेज नंबर 7 पे बात लिख दी है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो नया मेथड 1945 के बाद से जो पॉपुलर हुआ, जिसको वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके प्रैक्टिशनर ऑलमंड और पवेल भी हैं, ये एक रियलिस्टिक और इंपेरिकल मतलब अप्रोच है और ये बिहेवियरियल अप्रोच से बहुत हद तक प्रभावित है। इसलिए प्रभावित है कि जो पहले का अप्रोच था, यानी 1945 से पहले का अप्रोच था, जो कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था, वो क्या करता था, वो पॉलिटिकल सिस्टम के, वो स्टेट के और उसके लीगल नॉर्म्स और उसके आइडियोलॉजी और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का ही अध्ययन करता था। यानी 1945 से पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो लीगल नॉर्म्स, आइडियोलॉजी और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करता था। पवेल कह रहे हैं और ऑलमंड कह रहे हैं कि ये अध्ययन लीगल नॉर्म्स का, आइडियोलॉजी का और आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन खत्म नहीं हुआ आज के दौर में, बल्कि उनका अध्ययन जारी रहेगा। लेकिन जो बड़ी हकीकत है वो ये है कि हमें जो पॉलिटिकल रोल, जो इनकम्बेंट्स के जो पॉलिटिकल रोल हैं और जो उनके बिहेवियर हैं, उनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। यानी बिहेवियरियल अप्रोच से मुराद है कि जब स्टडी किया जाए, किनका स्टडी किया जाए, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द इनकम्बेंट्स ऑफ पॉलिटिकल रोल्स, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द इनकम्बेंट्स ऑफ पॉलिटिकल रोल्स। जब इनका स्टडी किया जाए तब वो बिहेवियरल अप्रोच का वो एग्जाम्पल बन जाता है, न कि जो पहले के दौर में जो लीगल एंड फॉर्मल का ही अध्ययन होता था। तो बिहेवियरियल अप्रोच आने के बाद ये मत समझिए कि लीगल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन खत्म हो गया, नहीं, खत्म नहीं हो गया, बल्कि फोकस चेंज हो गया। पहले के अध्ययन जारी रहे, लेकिन जो मेन फोकस था वो हो गया आपका किसके ऊपर हो गया, वो हो गया आपके ऊपर द स्टडी ऑफ द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द इनकम्बेंट्स ऑफ पॉलिटिकल रोल्स। किनके शब्दों में? ये है ऑलमंड एंड और आपको पवेल के शब्दों में पेज नंबर 7, जो उनकी किताब है कंपैरेटिव गवर्नमेंट ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966। अब ये सारी बातें करने के बाद इन्होंने, ऑलमंड एंड पवेल ने, 2 क्रिटिसिज्म की भी बात की है। कहा जाता है, जो कि खासकर फंक्शनल सिस्टम
के ऊपर लगाया जाता था, जिससे एक हद तक वो इन्फ्लुएंस थे उनका जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड था, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गवर्नमेंट नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड के जो चैंपियन थे आपको ऑलमंड एंड पावेल, वो इन्फ्लुएंस थे किनसे, फंक्शनल अप्रोच से। और फंक्शनल अप्रोच के बारे में कहा जाता था, खासकर एक मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी आता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये सोसाइटी में सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। लेकिन ये कह रहे हैं, इस क्रिटिसिज्म को डील करते हुए ऑलमंड एंड पावेल कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अप्रोच है, इसमें हार्मनी से ज्यादा इंटरडिपेंडेंस पे ज्यादा जोर दिया जाता था। उन्हीं के शब्दों में देखिए, द कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विच वी फॉलो इन दिस बुक इज वन ऑफ इंटरडिपेंडेंस बट नॉट वन ऑफ हार्मनी। ये कह रहे कि हार्मनी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो है, यानी याद रखिए कि ये इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हार्मनी की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव और स्टैटिक है, यानी ये बदलाव नहीं चाहता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसके बारे में ये कह रहे हैं, इसके क्रिटिसिज्म को रेस्पॉन्ड करते हुए ऑलमंड एंड पावेल कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एज एन इंपेरिकल डिसिप्लिन हैज टेंडेड टू कंसर्न इटसेल्फ विद द प्रॉब्लम ऑफ पावर एंड प्रोसेसेस with the who and how of politics, who makes decision and how they are made। वो कहने कि देखिए ये सही नहीं है कहना कि ये स्टैटिक है और कंजर्वेटिव है, rather than जो उनका जो मेथड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये पावर एंड प्रोसेसेस के प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहा है और पॉलिटिक्स में कौन जो एक्टर्स हैं और प्रोसेसेस क्या है उसके बारे में वो अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है। ये बातें बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ऑलमंड एंड पावेल बोल रहे हैं अपनी किताब में। और इस तरह से वो ऑलमंड एंड पावेल है, ये कह रहे हैं, एक जगह और कह रहे हैं पेज नंबर 14 पे, unless our conception of the political system enables us to deal with interactions of the political system with its domestic and international environments, we cannot come to grips with the process of political development। और एक और बात कह रहे हैं कि देखिए अगर हम लोगों को पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना है, तो हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में जो एक इंटरेक्शन है, जो एक डायनेमिज्म है, उसको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेथड के बारे में एक डिटेल्ड एलोबरेशन ऑलमंड और पावेल के जरिए, और ये उन्होंने अपनी किताब में इन बातों को जिक्र किया है। अगर आप लोग अभी तक भी कुछ भी नहीं याद रख पाए हैं या कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो मैं 2 मिनट के अंदर में एक बार फिर समराइज करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं कितना कामयाब हो पाता हूं। सबसे पहले याद रखिए, अगर कोई भी सवाल इस तरह से आता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, अगर सवाल आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कैसे अलग है, अगर सवाल आता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर, स्कोप्स एंड मेथड क्या है, अगर सवाल आता है कि 1945 के बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे बदल गई, अगर आपका सवाल आता है कि सिस्टम अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या है, अगर इस तरह के सवाल अगर आते हैं, तो इन तमाम सवालात को आज के लेक्चर में एक बहुत हद तक डील कर लिया गया है। क्या इसके अंदर में डील किया गया, मैं एक बार फिर इस बात को आपके सामने पेश कर दूं बहुत ही आसान शब्दों में। यही है कि देखिए 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1945 से पहले यह समझा गया था कि जो दुनिया की जो रियलिटी है, बहुत तक जो यूरोप की रियलिटी है वही रियलिटी है। इसलिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो अप्रोच था 1945 से पहले, वो बहुत ही नैरो था, पैरोकियल था, वो बहुत हद तक यूरोसेंट्रिक था, और उसमें यूरोप के सिस्टम का ही अध्ययन होता था और अमेरिका, अटलांटिक के देशों का ही अध्ययन होता था, और समझा जाता था कि पूरी दुनिया में यही सिस्टम एक्सटेंड होगा और यही सिस्टम पूरी दुनिया में फैलेगा। लेकिन 1945 के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश आजाद हो गए जो पहले गुलाम थे, और उन देशों में तरह तरह के सिस्टम आने लगे। कहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी आया, तो कहीं पे सोशलिस्ट रिजीम आया, तो कहीं पे कम्युनिस्ट रिजीम आया। जब नए नए चैलेंजेस आने हो गए और वहां पे
कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म जो है बहुत तेजी से फैलने लगा। ये सारे चीजें अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया। उनको लगा कि ये हमारे लिए नए चैलेंजेस हैं और उन्होंने इस बात को समझा कि जो यूरोप से बाहर के जो देश है, जो अमेरिका के बाहर के देश है, उनकी तादाद ज्यादा है, वहां पर रियलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उभर रही है। तो इसलिए उन देशों के रियलिटी को हमको समझना पड़ेगा और उनको समझने में जो पुराने मेथड्स थे, जो लीगल तरीके से अध्ययन किया जाता था, जो फॉर्मल तरीके से अध्ययन किया जाता था, जो इंस्टीट्यूशन का अध्ययन होता था, जो स्टेट का अध्ययन होता था, जो आइडियोलॉजी का अध्ययन होता था, ये अध्ययन से काम चलने वाला नहीं है। नए जो स्कॉलर्स जो आए 1945 के बाद से, जिन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लिया, उन्होंने सोशियोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल किया, साइकोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल किया, एंथ्रोपोलॉजी के टूल्स को इस्तेमाल किया। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि जो पहले का गवर्नमेंट, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो मेथड था, जिसमें स्टेट, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके लीगल स्ट्रक्चर का, उसके आइडियोलॉजी का अध्ययन किया जा रहा है, उसको मत कीजिए। वो कह रहे हैं मगर अब हमें फोकस बदल देना पड़ेगा, हमें इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। और इस तरह के स्कॉलर्स के ऊपर मैक्स वेबर की राइटिंग का असर है, इस तरह के स्कॉलर्स के ऊपर में टैलकट पार्सन का असर है, इस तरह के स्कॉलर जो है और भी बहुत सारे जो मॉडर्नाइजेशन थियरी और बिहेवियरल अप्रोच के जो स्कॉलर्स थे उनसे प्रभावित थे। और इन लोगों ने कहा कि अब हमारा फोकस इंटरैक्शन, हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका बिहेवियरल स्टडीज, हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रोसेसेस, हमारा फोकस होना चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम के बीच में इंटरैक्शंस, हमारा फोकस होना चाहिए कि इलेक्टोरल बिहेवियर्स को स्टडीज करना, पॉलिटिकल रोल्स को स्टडीज करना, उनके बीच में इंटरेक्शन को स्टडीज करना, उसके इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में स्टडीज करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बारे में स्टडीज करना, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में स्टडीज करना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में स्टडीज करना। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो नया मेथड आया, इसके अंदर में एक रियलिस्ट अप्रोच था, एक इंपेरिकल अप्रोच था, और इसके अंदर में जो 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 ये अप्रोच था, इस अप्रोच के अंदर में आप देखेंगे तो एक बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही फील्ड वर्क, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके अंदर में डाटा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर में आपको सैंपल सर्वे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और इस तरह से करते करते एक बिहेवियरल अप्रोच के असर में था ये। और इस तरह से बिहेवियरल अप्रोच के असर में आने के बाद इसने जो एक नए तरह का एक नया मेथड दिया, और इसी मेथड से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी को एक देखा गया, खासकर 1950 और 60 में। लेकिन 70 के बाद में आते थे इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए और कहा गया कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड है, ये तीसरी दुनिया की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, और ये जो मेथड है अमेरिका के जो रियलिटी है उसी को ध्यान में रख के इसको आगे बढ़ाया गया है। तो आने वाले क्लासेस में और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आलोचना के बारे में बात करेंगे। आपको 2-3 लेक्चर और पहले हैं, उसको भी ये देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।